हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के यूट्यूब चैनल में। आज ये हमारी 30वीं क्लास है। 30वीं क्लास में जो इतिहास के हमारे टेस्ट चल रहे थे, उस टेस्ट में आज ये आपका लास्ट वीडियो है इतिहास का। कल से हम विश्व के भूगोल में प्रवेश कर जाएंगे। तो कल से जो हमारे टेस्ट चलेंगे वो चलेंगे आप किसके, भूगोल के। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो संपूर्ण इतिहास रहेगा। अभी तक आपने जितना भी इतिहास से संबंधित पढ़ा, उससे संबंधित यहाँ पे आज पूरे आप लोगों के क्वेश्चन देने वाले हैं। जितने भी आपने शुरू से अभी तक इतिहास की पढ़ाई की है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, सभी से इसमें आपको क्या मिलेंगे, आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। पहले आप मुझे जल्दी कमेंट करके बताइए आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही तरीके से पहुंच रही है या नहीं पहुंच पा रही है। इसके बाद हम क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आप अपने दोस्तों से इस क्लास को शेयर भी कर दीजिए। यहाँ पे ये हमारी पीएससी की टेस्ट सीरीज है। ये जो टेस्ट सीरीज है ये आप लोगों को 499 रुपए में एग्जाम गुरुजी ऐप पर मिल जाएगी। साथ ही में क्योंकि हमारे नोट्स अवेलेबल है, जिन लोगों ने हमारे नोट्स परचेज किए उन लोगों के लिए स्पेशल 100 रुपए का डिस्काउंट है। उन लोगों के लिए टेस्ट सीरीज 399 रुपए में प्राप्त होगी। साथ ही में ये जो टेस्ट सीरीज है, अभी इसमें आपके सब्जेक्टिव टेस्ट चल रहे हैं। जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा तब इसकी एफएलटी होगी। एफएलटी मतलब फुल लेंथ टेस्ट, और जो फुल लेंथ टेस्ट होता है, जैसे आपका पीएससी का पेपर आएगा उसी के हिसाब से आपके यहाँ पे टेस्ट लिए जाएंगे। ये जो टेस्ट सीरीज है बाई लैंग्वेज है, हिंदी या इंग्लिश दोनों माध्यम में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप जिस भी माध्यम को से पढ़ाई कर रहे हो आप उसी माध्यम में हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो आज की क्लास हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पहले टॉपर्स का नाम हम आपको डेली बताते हैं कि हमारे टॉपर्स कौन है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट रैंकर है उनका नाम है बलराम जी, इन्होंने 38 क्वेश्चन ठीक किए। सेकंड रैंकर जो है उनका नाम है राजा जी, इन्होंने 35 क्वेश्चन ठीक किए। थर्ड रैंकर पे योगेंद्र तंवर जी, इन्होंने 34 क्वेश्चन ठीक किए। फोर्थ रैंक पे शिवम श्रीवास्तव जी, इन्होंने 33 क्वेश्चन ठीक किए। पांचवी रैंक पे आपके पवन प्रजापति जी, इन्होंने 33 क्वेश्चन ठीक किए। इन पांचों टॉपर्स को हमारी एग्जाम गुरुजी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो। यहाँ पे टॉपर्स का नाम बताने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि हमारे जितने भी लोग हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं वो लोग अधिक से अधिक टेस्ट दे, ताकि पढ़ाई में अपना अच्छे से क्या कर सके, अपना मूल्यांकन कर सके। तो आज की क्लास यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी। आपको पता है राष्ट्रकूट साम्राज्य आपका एक साम्राज्य रहा है। दक्षिण भारत के राज्यों को जब आप पढ़ते हो उसमें आपके राष्ट्रकूट साम्राज्य के बारे में आपसे पूछा भी जाता है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा है कि जो राष्ट्रकूट साम्राज्य था उसकी नींव किसने रखी थी। तो यहाँ पे अगर हम राष्ट्रकूट साम्राज्य के बारे में जाने कि राष्ट्रकूट साम्राज्य क्या था, राजधानी क्या थी, नींव इसकी किसने रखी थी, तो जो राष्ट्रकूट साम्राज्य था इसकी जो स्थापना करने वाले शासक है उन शासक का नाम भी आपसे पूछा जाता है। क्योंकि पीएससी में कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि नींव किसने रखी, और यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इसकी राजधानी कौन सी थी। कि यहाँ पे अगर आप राष्ट्रकूट शासकों की स्थापना या राष्ट्रकूट वंश की स्थापना के बारे में देखोगे कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो इसकी स्थापना करने वाले जो शासक का नाम है उनका नाम है आपका क्या, दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने आपके राष्ट्रकूट वंश की क्या रखी थी, आपकी नींव रखी थी। अगर हम राष्ट्रकूट वंश की राजधानी के बारे में देखें कि इसकी राजधानी कौन सी थी, तो इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी आपकी क्या, मान्याखेत। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की जो नींव रखी थी वो दंती दुर्ग ने रखी थी, और इसकी राजधानी कौन सी थी, इसकी राजधानी थी आपकी कौन सी, मान्याखेत। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी थी, तो यहाँ पे आपको विकल्प भी आपको सही दिख रहा है। क्योंकि जो राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखने वाला व्यक्ति है उनका नाम है आपका क्या, दंती दुर्ग। राजधानी आपको पता ही, जिसकी राजधानी थी आपकी क्या, मान्याखेत। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड अब आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर आप सभी को देना है। क्वेश्चन सेकंड है कि नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को किसने रोका था। आप जानते हो भारतीय इतिहास में जिसे हम अंतिम हिंदू राजा के नाम से जानते हैं, वैसे तो पूर्णतः हिंदू नहीं था क्योंकि इसने बाद में बौद्ध धर्म को क्या कर लिया था, आपका अपना लिया था। लेकिन फिर भी हम बोल सकते हैं कि अंतिम हिंदू राजा जो था वो सम्राट हर्ष था। सम्राट हर्ष के बाद आप जानते हो फिर आपका इतनी कोई शक्तिशाली संस्था उत्तर भारत के क्षेत्र में बची नहीं थी। फिर आपका त्रिपक्षीय संघर्ष आपने देखा भी है। राजपूतों का शासन कहलाता है, लेकिन अंतिम हिंदू शासक के रूप में जो जाना जाता है वो किसे जाना जाता है, आपके सम्राट हर्ष को। सम्राट हर्ष ने अपने बहुत सारे क्षेत्र पे विजय अभियान किया था, क्योंकि मेंस में भी इसका टॉपिक आता है कि सम्राट हर्ष के विजय अभियान का वर्णन कीजिए।
तो सम्राट हर्ष के जब विजय अभियान कर रहा था तो उसको दक्षिणवर्ती आगमन, जब वो दक्षिण की ओर जा रहा था तो उसके दक्षिण की ओर आगमन को एक शासक ने रोका था। उस शासक का नाम यहाँ पे आपसे पूछा है कि उसको रोका किसने था। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, उस शासक का नाम था आपका क्या, उसका नाम था क्या, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने आपके हर्षवर्धन के दक्षिणवर्ती अभियान को रोका था। और नर्मदा नदी के तट पर ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी के किनारे पर इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, आपका युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में आपके पुलकेशिन द्वितीय की क्या हुई थी, आपकी विजय हुई थी। और इसी युद्ध के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने एक उपाधि धारण की थी, उस उपाधि का नाम था आपकी क्या, परमेश्वर। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर की जो उपाधि धारण की थी वहां किसने की थी, आपके पुलकेशिन द्वितीय ने। किससे हराया था आपके, तो इसने हराया था आपके किसको, हर्षवर्धन को। और कौन सी नदी के तट पर आया था, उस नदी का नाम है आपके क्या, नर्मदा नदी। और उपाधि क्या धारण की थी, तो उपाधि धारण की थी परमेश्वर की। तो यहाँ पे हर्षवर्धन के दक्षिणावर्ती अभियान को जो रोकने वाला शासक था उसका नाम है आपका क्या, पुलकेशिन द्वितीय। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर पुलकेशिन द्वितीय लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 3। अब आपकी स्क्रीन पर इसका आंसर दीजिएगा। जो सन 1946 में आपको पता है कैबिनेट मिशन आया था, उसमें निर्मित अंतिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति इसमें से कौन थे। क्योंकि आपने 1946, क्योंकि ये जो टॉपिक है वैसे तो संविधान से भी रिलेटेड होता है, लेकिन ये टॉपिक जो माना जाता है वो इतिहास का माना जाता है, क्योंकि जब आप संवैधानिक इतिहास पढ़ते हो तो संवैधानिक इतिहास में आपको ये सारे मिशन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन और कुछ प्रस्ताव आपको ऐसे पढ़ाए जाते हैं। तो संवैधानिक विकास की जो यात्रा थी उसमें आपको पता होना चाहिए कि 1946 में एक मिशन आया था, उस मिशन का नाम था आपका क्या, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था, तो कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन हुआ था आपका कब, 1946 में। जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो इसमें 3 व्यक्ति सदस्य थे, स्टेटफोर्ड क्रिप्स, पेंथिक्लोरस और एबी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन की जो आपकी अनुमति के बाद ही भारत में अंतरिम सरकार बनी थी, और अंतरिम सरकार के साथ मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। अगर उस मंत्रिमंडल के बारे में देखें कि उसमें अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अंदर जो अध्यक्ष हुआ करते थे उस समय, जो गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था आपका क्या, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन उस समय क्या थे, आपके अध्यक्ष थे। अगर हम बात करें इसके उपाध्यक्ष की, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आपसे अध्यक्ष के बारे में नहीं पूछा, कई बार लोग कंफ्यूज होकर अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू को बता देते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, जहां पर जो अध्यक्ष थे वो थे आपके कौन, तो वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। जो उपाध्यक्ष थे उनका नाम था आपका क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें क्या थे, आपके उपाध्यक्ष। अगर हम बात करें यहाँ पर सूचना एवं प्रसारण, गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, गृह सूचना एवं प्रसारण, ये किसके पास था, तो गृह सूचना एवं प्रसारण का जो मंत्रालय था उस समय जो व्यक्ति थे उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके पास गृह सूचना एवं प्रसारण का मामला था। और अगर हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पे कृषि मंत्री कौन थे, तो यहाँ पे कृषि मंत्री जो हुआ करते थे उनका नाम था आपका क्या, राजेंद्र प्रसाद। अगर हम बात करें इस अंतरिम मंत्रिमंडल में रेलवे मंत्री कौन थे, तो जो रेलवे मंत्री थे उनका नाम था आपका क्या, आशफ अली, अरुणा आशफ अली। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इन मंत्रियों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पेपर में आपको आते भी और आपको याद भी रखने चाहिए। कम से कम 10 से 12 मंत्री थे, जिसमें 5 से 6 मंत्री किसके थे आपके तो उस समय जो आपकी मुस्लिम लीग हुआ करती थी, क्योंकि मुस्लिम लीग प्रारंभ में अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई थी, तो 5 से 6 मंत्री आपके मुस्लिम लीग के बने थे और कुछ मंत्री आपके कांग्रेस के थे। तो यहाँ पे कुछ मंत्रियों के नाम मैंने आपको बताए हैं, जिसमें आपके जो अंतरिम सरकार गठित हुई थी उसमें मैंने यहाँ पे उपाध्यक्ष के बारे में पूछा था। तो यहाँ पे जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 अब आपकी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा है। हड़प्पा सभ्यता में आपको पता है कई सारे जानवरों के हमें वहां पे साक्ष्य मिले, जो उसकी मुद्रा थी उस मुद्रा पे कई सारे जानवरों या पशुओं के साक्ष्य मिले हैं। तो आपको जो मुद्रा या मोहरों पे साक्ष्य मिले उसके बारे में बताना है कि मोहरों पर साक्ष्य किसके मिले हैं। ध्यान रखिए, मुद्रा अलग होती है, यहाँ पे मुहर अलग है। मुहर आप जानते हो जो ठप्पा लगाते हैं, वर्तमान में अगर आप पीएससी का पेपर देने जाते हो तो आपके पेपर पे मुहर लगा दी जाती है कि पीएससी का पेपर है, और उस पर लिख दिया जाता है एक वो आपकी सील जो लगती है जिसे आपकी लैंग्वेज में बोलते हैं। तो जो मुहर थी उस पर एक जानवर के इसमें अवशेष नहीं मिले हैं। वैसे तो आप पूरी हड़प्पा सभ्यता पढ़ लीजिए, हड़प्पा सभ्यता में कहीं पर भी आपको गाय के अवशेष नहीं मिलते हैं, लेकिन इसमें एक बात बड़ी
सोचने लायक है, क्योंकि आप जानते हो हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा जिस पशुओं का अंकन हुआ उस पशु का नाम है एक सरंगी बेल। जब एक सींग वाले बेल या एक सींग वाले गेंडे का यहाँ पे प्रमाण मिलते हैं तो ये समझ नहीं आता है कि बेल कहाँ से आया। जब गाय नहीं मिलती है तो बेल कहाँ से आया, लेकिन फिर भी मानते हैं कि गाय के साक्ष्य वहां पर कहीं पर नहीं मिले होंगे। जब स्वाभाविक बात है, जब बेल आया है तो गाय भी होगी ही होगी, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसलिए जो टेराकोटा या जो उसकी मोहर थी उस पर किसके साक्ष्य नहीं मिले, तो उस पर जो साक्ष्य नहीं मिले वो किसके नहीं मिले, आपके गाय के। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर ए लगाया है क्वेश्चन नंबर 4 का, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, कश्मीर के कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। आपको 4 बौद्ध संगीति के बारे में पता होना चाहिए। एक प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, और जो बौद्ध संगीति थी 4। आपकी 4 बौद्ध संगीति हुई है। और इसके अलावा अगर आप जैन धर्म पढ़ते हो तो जैन धर्म में आपको 2 जैन संगीति के बारे में पढ़ना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हम बौद्ध संगीति की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ, क्योंकि बौद्ध संगीति के बारे में सब कुछ अगर हम देखेंगे तो हमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो इनकी राजधानी याद करनी होती है, तो आपको राजधानी का एक ट्रिक बताता हूँ, रबे पाकू करके आप इसे याद रख सकते हो। प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में, दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में, सॉरी वैशाली में, और तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में, और चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में। तो यहाँ पे आपसे पहले तो राजधानी के बारे में पूछा जाए तो राजधानी का आपको ट्रिक याद रखनी है रबे पाकू। आप ट्रिक कुछ चीजों की बना सकते हो, वैसे तो ट्रिक से पढ़ना अच्छा नहीं होता, लेकिन प्रीलिम्स के लिए आप थोड़ी थोड़ी ट्रिक जिसमें आपको उचित लगे, क्योंकि ट्रिक से आपको चीजें जल्दी याद आ जाती है और पेपर में आपको याद भी रहती है। तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन प्रथम, द्वितीय, तृतीय बौद्ध और चतुर्थ बौद्ध संगीति की राजधानी यहाँ पर ये बौद्ध संगीति क्या हुई थी आपकी, आयोजित हुई थी। अगर हम बात करें यहाँ पे अध्यक्षता किसने की थी, तो आप अध्यक्षता को भी कैसे याद रख सकते हो, तो यहाँ पे मैं इसे याद रखता हूँ, मैं इसे जो याद रखता हूँ वो ऐसे याद रखता हूँ, मसमोव। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, महाकश्यप, सब्बाकाशी, मोगलीपुत्र तिस्सा और बाशुमित्र, ये चारों आपको पता होना चाहिए। मैं एक बार और नाम बोल देता हूँ, महाकश्यप, दूसरे थे आपके सब्बाकाशी, तीसरे थे आपके मोगलीपुत्र तिस्सा, और चौथे जो थे उनका नाम था आपका क्या, बाशुमित्र। और यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने आपसे यही पूछा, और आपको अगर शासकों के नाम याद रखना हो तो शासकों के नाम याद रखना तो बहुत ही आप लोगों के लिए सिंपल है, क्योंकि आपको पता है अजातशत्रु 2 बार एक के और एक के करना, अजातशत्रु, फिर आपका कालाशोक, फिर आपका अशोक, और फिर क्या आ जाएगा आपका कनिष्क। तो अगर आप राजाओं के नाम भी याद रखना चाहते हो तो एक के और एक के आप कर सकते हो, जिसमें सबसे पहला आपको पता ही है मगध साम्राज्य में अजातशत्रु आता है, फिर आपको उसके बाद जो शासन आता है वो आता है आपका किसका, कालाशोक का, कालाशोक के बाद आता है आपका कौन, यहाँ पे अशोक, और अशोक के बाद आ जाता है आपका कौन, कनिष्क। तो यहाँ पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो कश्मीर के में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति हुई थी वह कौन से समय में हुई थी, या कौन उसकी अध्यक्षता की थी, तो उसकी जो अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे, आपके बाशुमित्र। वैसे तो आपने बौद्ध संगीति के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा प्रीलिम्स में, नहीं तो जिसने भी आपको इतिहास पढ़ाया होगा हमारे चैनल पे आप उनमें उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है बौद्ध संगीति, लेकिन मैंने कुछ चीजें आपको समझाने की कोशिश की, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई भी होगी। तो चौथी बौद्ध संगीति का जो अध्यक्षता की थी वह किसके द्वारा की गई थी, उनका नाम था आपका क्या, वसुमित्र। क्वेश्चन नंबर 6 अब आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर आपको बताना है कि चोल राजाओं में से किसने सीलोन पर विजय प्राप्त। यहाँ पे सीलोन का नाम याद रखिएगा, जो सीलोन है उसका नाम है आपका क्या, श्रीलंका, क्योंकि आप जानते हो श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है, तो श्रीलंका का ही प्राचीन नाम क्या है आपका, सीलोन। अब यहाँ पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्न चोल राजाओं में से सीलोन पर विजय किसने प्राप्त की थी। तो आप जानते हो वर्तमान समय में अब जब इतिहास समझते हो, सॉरी जब आप इतिहास पढ़ते हो, इतिहास का जब प्राचीन कालीन भारत पढ़ते हो तो प्राचीन कालीन भारत में आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सबसे ज्यादा संगठित नौसेना किसकी थी। तो आपको पता है कि चोल राजाओं की सबसे संगठित नौसेना हुआ करती थी। तो जो चोल राज नाम था उनका नाम था आपका क्या, राजराज प्रथम। ध्यान रखिएगा उनका नाम है आपका क्या, राजराज प्रथम। इन राजराज प्रथम ने क्या किया था, आपके श्रीलंका पर क्या किया था, आक्रमण किया था। और जो श्रीलंका का राजा हुआ करता था उसका नाम था आपका क्या, राजा महिम पंचम। और राजा महिम पंचम को हराकर सीलोन और श्रीलंका पर क्या की थी, आपकी विजय प्राप्त की थी। और यहाँ पर क्वेश्चन भी आपसे यही पूछा गया है कि चोल राजाओं ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी, उस राजा का नाम क्या है, उस राजा का नाम है आपका क्या, राजराज प्रथम। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर राजा प्रथम लगाया, राजा प्रथम लगाया, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है।
अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7। अब आपकी स्क्रीन पर ये हमारी पीएससी की टेस्ट सीरीज है जिसका डिस्कशन अभी आप देख रहे हो। ये टेस्ट सीरीज आपको 499 रुपए में प्राप्त होगी। आप प्ले स्टोर से एग्जाम गुरुजी ऐप डाउनलोड कीजिए। हमारे नोट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। 999 रुपए में हमारे नोट्स आपके घर 6 दिन के अंदर पहुंचा दिए जाएंगे, 6 से 8 दिन के अंदर। तो जिन लोगों ने हमारे नोट्स परचेज किए उन लोगों के लिए स्पेशल 100 रुपए का डिस्काउंट, वो हमारी टेस्ट सीरीज 399 रुपए में परचेज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? आपको ये क्वेश्चन पता भी होना चाहिए कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और सिकंदर का जो जन्म हुआ था उसके बारे में अगर हम देखें कि सिकंदर का जन्म कब हुआ था, तो सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? आपका फिलिप था। और जो फिलिप थे वो कहाँ के शासक थे? तो वो थे कहाँ के? आपके मकदूनिया के शासक। सिकंदर एकमात्र ऐसा शासक था जिसने विश्व विजय अभियान की लालसा की और उसने फिर भारत पे क्या किया? आपका आक्रमण किया। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उसने भारत का विजय अभियान किस सन में प्रारंभ किया था? तो 326 ईसा पूर्व में उसने अपना विजय अभियान क्या किया था? आपका प्रारंभ किया था। जब उसने भारत पर आक्रमण किया तो कहा जाता है उस समय भारत में किसका शासन था? तो उस समय जो शासन था या कौन सा वंश उस समय शासन करता था? महत्वपूर्ण वंश था, उसका नाम था आपका नंद वंश। और इसी वंश चलिए आप कमेंट करके बताइए मुझे, आप लोगों तक आवाज ठीक पहुंच रही है? चलिए आप सही हो गया, थोड़ी नेट प्रॉब्लम थी, नेट प्रॉब्लम कर रहा था इस कारण हो रहा था। अब आपको आवाज सही से आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 8 अब आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि इसका आंसर हम यहाँ पे देख रहे थे कि गुप्त काल में जो उत्तर भारतीय व्यापार था वहां किस पतन से संचालित होता था। अगर हम यहाँ पे गुप्त काल के उत्तर भारतीय व्यापार के बारे में जाने तो उस व्यापार जो संचालित होता था उस बंदरगाह का नाम था आपका क्या? ताम्रलिप्पित बंदरगाह। जो ताम्रलिप्पित बंदरगाह था उस बंदरगाह से आपका अधिकांशतः उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था। क्योंकि आप जब गुप्त काल के बारे में पढ़ते हो तो कहा जाता है कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग बोलते हो। स्वर्ण युग बोलने का एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि वहां पे साहित्य के क्षेत्र में प्रगति हुई। साहित्य के बाद अगर यहाँ पे आप देखोगे तो जो आपके इतिहास में साहित्य के अलावा व्यापार में प्रगति हुई, मंदिरों का निर्माण हुआ, इस कारण स्वर्ण युग बोलते हैं। तो जो गुप्त काल में अधिकांश व्यापार होता था वह ताम्रलिप्पित बंदरगाह से होता था। और जो ताम्रलिप्पित बंदरगाह वो कहाँ पे पड़ता है? तो ये जो ताम्रलिप्पित बंदरगाह पड़ता है ये पड़ता है आपका कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। इसलिए यहाँ पर जिन लोगों ने इसका आंसर ताम्रलिप्पित बंदरगाह लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब आपकी स्क्रीन पर इसका आंसर आप सभी सोच समझ के दीजिएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? आपको युग्म में से ये बताना है कि कौन कौन से सही सुमेलित है। तो जल्दी कमेंट करके आप मुझे बता दीजिए कि कौन कौन से युग्म आपको इसमें सभी सही सुमेलित लगते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या मुझे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, क्या लोग आंसर दे रहे हैं। सबसे पहले हमने लोथल देखा है, प्राचीन। और सारनाथ के बारे में हम बात करें तो प्रथम बुद्ध का धर्मोपदेश या बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश। राजगीर की बात करें तो अशोक के सिंह स्तंभ का शीर्ष। नालंदा की अगर हम बात करें तो बौद्ध अधिगम की महान पीठ। तो जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन कौन से आपको सही सुमेलित लगते हैं। अगर हम यहाँ पे सही सुमेलित की बात करें तो 1, 2 और 4 यहाँ पे सही सुमेलित है। अब यहाँ पर देखिएगा क्यों पे सही सुमेलित है, क्योंकि आप जब भारतीय इतिहास पढ़ते हो तो हड़प्पा सभ्यता में जब आप लोथल के बारे में पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे प्राचीन क्या था? आपका गोंदीवाड़ा या गोंदी क्षेत्र आपका ये था। अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म जब आप पढ़ते हो तो बुद्ध के बारे में पढ़ते हो। जब बुद्ध के बारे में पढ़ते हो तो जो बुद्ध ने अपने प्रथम धर्म उपदेश दिए थे वो कहाँ पे दिए थे? तो वो जो धर्म के उपदेश दिए गए थे वहां ऋषिपतन सारनाथ में दिए गए थे। राजगीर में आपके अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष नहीं है, ध्यान रखिएगा। जो अशोक का स्तंभ शीर्ष है वो राजगीर में नहीं है। और जो नालंदा के बारे में पता ही आपको, इतिहास में जब आप नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ते हो तो यहाँ पे आपको बौद्ध अधिगम की महान पीठ थी। ये नालंदा विश्वविद्यालय इतना प्रसिद्ध था
कि लोग बाहर से यहाँ पर क्या करने आते थे, आपके शिक्षा लेने आते थे। इसलिए यहाँ पर जिन लोगों ने इसका आंसर 1, 2 और 4 लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। 3 यहाँ पे आपका सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने कई बार पढ़ा भी होगा। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके कि नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है। आपको नचिकेता और यम के बीच के संवाद के बारे में बताना है कि जो नचिकेता और यम के बीच संवाद हुआ था वहां किस छंद में या किस उपनिषद में उसका वर्णन मिलता है। तो सिंपल सा आपको इसका आंसर देना है। जो कंठोपनिषद है, कठोपनिषद जिसे हम बोलते हैं, उसमें आपके नचिकेता और यम के बीच संवाद का क्या मिलता है, आपका वर्णन मिलता है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर सी दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 11। अशोक ने अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेखित हुआ है वहां है। अगर आपने पीएससी 2015 का प्री का पेपर दिया होगा तो उसमें आपको पता भी होगा, क्योंकि अशोक का नाम जो था वो असली मिलता है, उसका नाम देवना एवं प्रियदर्शी के नाम से उसके अभिलेखों में उसका नाम मिलता है। तो अशोक ने जो अपने शिलालेख थे उसमें जो अपना नाम अंकित किया है वो किया आपका क्या, देवना या प्रियदर्शी के नाम से। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का जिन लोगों ने आंसर देवना या प्रियदर्शी लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। आपको अशोक के बारे में बहुत कुछ पता भी होगा, क्योंकि अशोक के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा। इतिहास में 2 ही राजा को हम महान राजा बोलते हैं, एक अशोक, दूसरा आपका कौन रहा है, अकबर। प्राचीन काल में आपका अशोक रहा है, मध्यकाल में अगर आप देखोगे तो आपका अकबर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, धर्मकीर्ति नहीं था, उसका नाम था आपका क्या, प्रियदर्शी। तो अशोक ने अपने शिलालेखों में जो अपना नाम अंकित करवाया था वो क्या करवाया था, आपका प्रियदर्शी के नाम से। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में जमाना है। आपको इन घटनाओं को सही कालक्रम में जमा कर बताना है कि इन घटनाओं का सही कालक्रम कौन सा होगा। यहाँ पर अगर हम इन घटनाओं के सही कालक्रम की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, लखनऊ समझौता आपको पता ही है कि 1916 में हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजुमदार ने। अगर हम द्वैत शासन के बारे में जाने तो जो द्वैत शासन का प्रारंभ हुआ था 1919 का जो अधिनियम आप पढ़ते हो, वैसे तो एक द्वैत शासन प्रणाली प्रारंभ हुई थी वो आपकी 1765 के समय में ही हो गई थी। आपको पता ही है, जब रॉबर्ट क्लाइव भारत से में द्वैत शासन प्रणाली को प्रारंभ किया था। उस संधि का नाम आपको पता ही है, इलाहाबाद की संधि के बाद। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है द्वैत शासन प्रणाली, लेकिन ये वो वाली द्वैत शासन प्रणाली नहीं है। द्वैत शासन प्रणाली अंग्रेजों ने जब मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट सुधार अधिनियम लागू किया था तो उसमें आपको पता है कि जो द्वैत शासन प्रणाली को प्रारंभ किया था वो कहाँ पे किया था, आपके प्रांतों में। अगर हम यहाँ पे रॉलेक्ट अधिनियम के बारे में जाने कि जो रॉलेक्ट अधिनियम आया था वो आपका मार्च 1919 में आया था। आपको पता ही है, यहाँ पे रॉलेक्ट एक्ट के बारे में, रॉलेक्ट कानून के बारे में आपको सब कुछ पता ही है, जो मार्च 1919 में आया था। इसके बारे में आपने, जब मैंने इतिहास के टेस्ट का डिस्कशन कराया उसमें कई बार इसका हमने डिस्कशन भी किया है। यहाँ पे हमने बताया भी कि बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील वाला यहाँ पे आपने कानून देखा था। सिडनी रॉलेक्ट की अध्यक्षता में ये कानून लाया गया था। और बंगभंग आंदोलन की अगर हम बात करें तो जो बंगभंग आंदोलन आया था वो आया था आपका कब, 1905 में। क्योंकि आपको पता है लॉर्ड कर्जन ने जब जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, उसके विरोध में बंगभंग आंदोलन का क्या किया गया था, आपका प्रारंभ किया गया था। अब इसे हम सही क्रम में जमाते हैं। सबसे पहले हम बात करें 1905 का अधिनियम, तो यहाँ पे 4th नंबर पे आ जाएगा, सबसे पहले नंबर पे आएगा 4। फिर हम दूसरे नंबर पे देखें तो फिर आ रहा है आपका कौन सा, 1916 वाला। तो फिर आ जाएगा आपका कौन सा, 1। अगर आपको 2 ही विकल्प याद है तो भी आप इसका आंसर बिल्कुल स्पष्ट रूप से पकड़ पाएंगे। विकल्प में आप देख लीजिए 4 और 1 आपको किस विकल्प में दिख रहा है, तो यहाँ पे विकल्प बी में आपको 4 और 1 दिख रहा है। अगर 2 आपको नहीं भी पता हो तो आप 2 से ही अपना आंसर सही कर पाएंगे। तो 4 और 1, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका कौन, द्वैत शासन का प्रवर्तन। और फिर आ जाएगा आपका कौन सा, रॉलेक्ट अधिनियम। तो 4, 1, 3, 2 इसका सही आंसर होगा। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या, बी। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 13। अब आपकी स्क्रीन पर इसका आंसर दीजिएगा। एनी बेसेंट के बारे में आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि एनी बेसेंट से संबंधित 3 घटनाएं या 3 कथन आपको दिए, इनमें से आपको एक सही कथन का चयन करना है। सबसे पहला कथन है होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। बिल्कुल सही कथन है। आपको पता है 2 व्यक्ति ने होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किया था। एक व्यक्ति जिसका नाम था आपका क्या, तिलक, और दूसरे जो व्यक्ति जो दूसरी महिला है उनका नाम है आपका क्या, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी है। 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला जिनका नाम था आपका क्या, एनी बेसेंट। प्रथम कथन यहाँ पे क्या होता है, आपका सही होता है। दूसरे कथन की बात करें, थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। बिल्कुल गलत कथन है,
क्योंकि मैंने आपको कुछ इससे पहले का जो टेस्ट डिस्कशन था उसमें बताया भी था, मैडम कर्नल अंकावट और मैडम ब्लाटूवस्की, दो व्यक्ति जिन्होंने क्या किया था, आपकी थियोसॉफिकल सोसाइटी की क्या थी आपकी स्थापना। तो थियोसॉफिकल जो सोसाइटी थी इसकी स्थापना एनी बेसेंट ने नहीं की थी। विकल्प यहाँ पे दो क्या होता है आपका गलत होता है, क्योंकि इसकी स्थापना करने वाले जो व्यक्ति उनका नाम है मैडम ब्लाटूवस्की और कर्नल अंकावट। अगर हम बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता रही, बिल्कुल सही कथन है, आपको अभी बता चुका 1917 का कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था उसमें प्रथम बार अध्यक्षता की थी आपकी किसने, तो उसकी जो अध्यक्षता की थी वह किसने की थी आपकी, तो वो की थी आपकी एनी बेसेंट ने। तो यहाँ पे 1 और 3 कथन सत्य, 2 कथन क्या होता है आपका गलत होता है। तो 1 और 3 आपको कौन से विकल्प में दिख रहा है, विकल्प सी में, इसलिए सी इसका आंसर सही होगा। तो 13 का आंसर जो होगा वो होगा आपका क्या, सी। क्वेश्चन नंबर 14, तो ये हमारी पीएससी की टेस्ट सीरीज है जिसका डिस्कशन अभी आप देख रहे हो। ये टेस्ट सीरीज आपको 499 रुपए में एग्जाम गुरुजी ऐप पर मिल जाएगी। जिन लोगों ने हमारे नोट्स परचेज किए उन लोगों के लिए स्पेशल 100 रुपए का डिस्काउंट, 399 रुपए में हमारी टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। अगली क्वेश्चन है आपका, या अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित यूरोपियन में से कौन सा स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया। कई बार मैंने ये क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा है, क्योंकि आपको कंपनियों का क्रम पता भी होना चाहिए, क्योंकि कई बार पेपर में आता भी है कि कौन कौन सी कंपनी या कौन कौन से व्यक्ति कब कब भारत में आए। तो आप जल्दी कमेंट करके बताइए इसमें से आपका आंसर कौन सा होगा, डच, इंग्लिश, फ्रांसीसी या पुर्तगाली। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम कंपनियों के बारे में देखें तो सबसे पहले जो आए थे वो थे आपके कौन, पुर्तगाली। सबसे पहले कौन सी कंपनी आई थी, या पुर्तगीज आए थे। पुर्तगीज के बाद जो आने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम है आपका क्या, अंग्रेज। अंग्रेज के बाद आया आपके कौन, डच। डच के बाद कौन आया आपके, डेन। और डेन के बाद आया आपके कौन, फ्रांसीसी। तो यहाँ पे ये क्रम आपको पता होना चाहिए। तो मैंने पूछा सबसे अंत में कौन आए, तो सबसे अंत में आए फ्रांसीसी। सबसे पहले कौन आए, तो सबसे पहले आया आपके कौन, पुर्तगीज। अंग्रेज कब आए, तो दूसरे नंबर पे आए कौन, आपके अंग्रेज। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसका आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या, फ्रांसीसी। इसलिए क्वेश्चन 14 का आंसर जिन लोगों ने फ्रांसीसी दिया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। सोम प्रकाश समाचार पत्र के बारे में आपको पता ही है, जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था लॉर्ड लिटन के शासनकाल में, मैंने आपको उसमें भी इस टाइम बताया था, स्पेसिफिक एक अखबार को बंद करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाए थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मैंने ये क्वेश्चन पहले पूछा भी था, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में आया था, उस गवर्नर जनरल का नाम था आपका क्या, लॉर्ड लिटन। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था एक समाचार पत्र था, राष्ट्रवादी समाचार पत्र जिसे हम बोलते हैं, उसका नाम था आपका क्या, सोम प्रकाश। ये सोम प्रकाश समाचार पत्र का जो प्रकाशन प्रारंभ किया था वह प्रारंभ किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का क्या किया था, आपका प्रकाशन प्रारंभ किया था। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सोम प्रकाश जो समाचार पत्र था उसके प्रकाशनकर्ता के बारे में यहाँ पे पूछा है, तो इसके प्रकाशनकर्ता कौन है, ईश्वरचंद विद्यासागर। और स्पेसिफिक अगर हम जाने की जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था लॉर्ड लिटन के शासनकाल में, वहां भी इसी राष्ट्रवादी समाचार पत्र को प्रतिबंधित करने के लिए क्या किया गया था, आपका लाया गया था। तो 15 का जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या, बी। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। अगर हम यहाँ पर देखें कि धोखा या ये घटना किससे संबंधित है, तो पहले तो मैं आपको कुछ हिंट देता हूं ताकि आप अच्छे से पकड़ पाओ। यहाँ पे वो व्यक्ति जिस जगह से संबंधित है उस जगह का नाम है आपका क्या, शिवपुरी। उनकी समाधि भी कहाँ पर है, तो उनकी समाधि भी कहाँ पे, आपकी शिवपुरी में। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इन्हें एक पेड़ से बांध के 18 अप्रैल 1859 को एक पेड़ से बांधकर इन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। और इन्हें जो धोखा देने वाले व्यक्ति जिन्होंने पकड़ाया था उनका नाम था आपका क्या, राजा मान सिंह। अब इतना सारा मैं आपको या इतनी सारी हिंट में यहाँ पे आपको दे चुका हूं, तो अब आप इसका आंसर सही लगाइएगा कि कौन व्यक्ति जो थे जिनके साथ यहाँ पे विश्वासघात या धोखा हुआ था। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, उन व्यक्ति का नाम था आपका क्या, तात्या टोपे।
तात्या टोपे, ध्यान रखिएगा, जब आप 1857 की क्रांति पढ़ते हो तो 1857 की क्रांति में जब आप कानपुर के बारे में पढ़ते हो तो कानपुर में जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था वहां किसने किया था? आपके नाना साहब ने। और नाना साहब के जो संदेश वाहक और पेशवा हुआ करते थे उनका नाम था आपका कौन? तात्या टोपे। किस जिले से संबंधित है? शिवपुरी से। और उनके साथ धोखा किया था राजा मान सिंह ने, उन्हें क्या करवाया? पकड़वाया। और जब उन्हें पकड़वाया तो फिर उन्हें पेड़ से बांधकर, ध्यान रखिएगा, क्या दे दी गई? आपकी फांसी दे दी गई थी। जब मैं आपको मध्य प्रदेश का इतिहास कभी हम पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि तात्या टोपे का क्या योगदान रहा है। क्यों? क्योंकि इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि 1857 की जब क्रांति हुई उस समय समाचार पत्र तो कुछ चलते नहीं थे। जब समाचार पत्र नहीं थे तो फिर ये क्रांति कैसे पहुंचाते थे? तो ये जगह जगह घूमकर क्रांति को क्या करते थे? आपके पहुंचाते थे। इसलिए यहाँ पर जिन लोगों ने इसका आंसर तात्या टोपे लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 17। इसका आंसर दीजिएगा। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। 3 क्वेश्चन और अब हमारे बचे हुए हैं। आपको कुछ वायसराय के बारे में बताते हैं कि कौन कौन वायसराय कब कब आए हैं। यहाँ पे अगर हम लॉर्ड कर्जन के बारे में पता हो तो आपको पता ही है, कुछ भी ना पता हो तो हर गवर्नर जनरल की आपको घटना पता होती है, आप उस घटना के आधार पर भी अनुमान लगा सकते हो। जैसे लॉर्ड कर्जन के बारे में आपको पता है कि इनके समय बंगाल विभाजन हुआ था, और बंगाल विभाजन से आपको स्पष्ट रूप से याद आ जाता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। अगर हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में पढ़े तो आपने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पढ़ा है, वो कब आया था? आपके 1919 में। तो आपको पता होता है कि 1919 के समय में हमारे जो गवर्नर थे वो थे आपके कौन? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू समय भारत सचिव हुआ करते थे। यहाँ पे अब अगर हम बात करें लॉर्ड हार्डिंग के बारे में तो ये भी आपने इनके बारे में पढ़ा है कि 1912 में जो राजधानी का परिवर्तन हुआ था वहां किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। फिर हम बात करें लॉर्ड इरविन के बारे में कि जो लॉर्ड इरविन थे उनसे संबंधित क्या था? तो जो लॉर्ड इरविन है, आप 1931 की जो घटनाएं देखते हो तो 1931 के समय में जो आपकी गवर्नर जनरल थे उनका नाम था आपका क्या? लॉर्ड इरविन। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, इनका क्रम आपको सही से जमाना था, आपको सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा कि इनका क्रम क्या होगा। मैंने यहाँ पे आपसे क्रम ही पूछा है कि इनका क्रम सही क्या होगा, तो आप आराम से क्रम आप यहाँ पे जमा सकते हो। क्योंकि आप देखिए, सबसे पहले हम बात करें 1905 में, सबसे पहले 1905 में लॉर्ड कर्जन, तो नंबर 1 पे आ जाएंगे कर्जन। फिर हम बात करें दूसरे पे आ जाएंगे आपके कौन? तीसरे नंबर पे हार्डिंग वाले। और फिर आ जाएंगे आपके कौन? सेकंड पे चेम्सफोर्ड। और फिर आ जाएंगे आपके कौन? इरविन। तो 1 3 2 4 यहाँ पर सही कथन है, इसलिए जिन लोगों ने 1 3 2 4 लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इसका आपको सही आंसर बताना है। इसका आंसर सही क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में स्थानों में से कहां पर स्थापित किया था? अगर हम फ्रांसीसियों के सबसे पहले कारखाने के बारे में देखें कि फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहां पर स्थापित किया था, तो जो फ्रांसीसी थे उन्होंने सबसे पहला कारखाना जो स्थापित किया था 1668, कहां पे? आपके सूरत में। इसलिए जिन लोगों ने 1668 सूरत लगाया है उन सभी आंसर बिल्कुल सही है, इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसका आंसर होगा आपका क्या? सूरत। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 19। अब इसका आंसर दीजिएगा। भारतीय शिक्षा में निम्नलिखित युगांतरकारी चरणों पर ध्यान या प्रकाश डालिए। अब आपको इन घटनाओं के बारे में बताना है कि ये घटना कब कब हुई है। तो ध्यान रखिएगा, जो हिंदू कॉलेज है, यहाँ पे ध्यान रखिए, थोड़ा एक कलकत्ता मिसप्रिंट है। जो हिंदू कॉलेज है वो है आपका कहाँ पे? दिल्ली में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी कब? 1899 में। अगर हम बात करें कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी कब? 1857 में। वुड घोषणा पत्र कब आया था? तो आपको ध्यान रखिएगा, जो वुड का घोषणा पत्र आया था वो आया था आपका कब? 1854 में। मुझे भी 3 घटना याद है। अब देखिए, हम 3 घटनाओं के आधार पर इसे आसानी से जमा सकते हैं। सबसे फर्स्ट पे आ जाएगा आपकी कौन? एडम की रिपोर्ट। एडम की रिपोर्ट के बाद फिर आ जाएगा आपका कौन? वुड का घोषणा पत्र। फिर आ जाएगा आपका कौन? कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना। और इसके बाद आ जाएगा आपका कौन सा? हिंदू कॉलेज। तो यहाँ पर आपको इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा सही? तो इसका जो आंसर सही है वो है आपका कौन सा? आंसर ए। इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा आपका क्या? ए। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में कि जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया? मैं अगर बोलूं कि उस व्यक्ति को हम आदिवासियों का मसीहा भी बोलते हैं
तो आदिवासियों का मसीहा आपको पता है किसे बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो जनजाति के लोग थे उनको आदिवासी जो शब्द दिया था या शब्द देने वाले जो व्यक्ति है उनका नाम भी आपसे पूछा जाता है, और उन व्यक्ति का जो नाम है वो है आपका क्या, ठक्कर बापा। जो ठक्कर बापा है उनको हम क्या बोलते हैं, तो ठक्कर बापा को बोला जाता है क्या है आपको, आदिवासियों का मसीहा। इसलिए यहाँ पर ठक्कर बापा के बारे में जिन लोगों को पता है कि उन्हें हम आदिवासियों का मसीहा बोलते हैं, और उन्होंने ही सबसे पहले जनजातीय लोगों को क्या नाम दिया था आपका, आदिवासी। तो आज की ये हमारी क्लास थी, मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कल के हम टॉपिक के बारे में देखें तो ये हमारी पीएससी की टेस्ट सीरीज है। 499 रुपए में आप हमारी टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। एग्जाम गुरुजी ऐप पर हमारी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। 125 टोटल आपको यहाँ पे टेस्ट देने को मिलेंगे। अभी सब्जेक्टिव टेस्ट चल रहे थे जिसमें हम इतिहास के बारे में बात कर रहे थे, कल हम विश्व के भूगोल के बारे में बात करेंगे, फिर हम भारत के भूगोल के बारे में बात करेंगे। हमारे नोट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। 999 रुपए में आपको पीएससी की 12 बुकलेट आपके घर पहुंचा दी जाएगी। 12 से 13 बुकलेट है, और ये आपके जो भी हमारे नोट्स परचेज किया करेंगे उन लोगों के लिए हम यहाँ पे स्पेशल 100 रुपए का क्या दिया है यहाँ पे डिस्काउंट। 399 रुपए में वो हमारी टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। साथ ही में हमारा पीएससी प्री का कोर्स भी अवेलेबल है जिसमें आपको वीडियो क्लासेस मिलेगी। जैसे आपको क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है, अच्छे टीचर्स आपको इसमें पढ़ाएंगे। 300 प्लस वीडियोस मिलेगी, प्लस प्रिंटेड नोट्स भी हम आपके घर पहुंचा देंगे। ये जो आपको हमारा एमपीपीएससी का प्री का जो फुल कोर्स प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा आपको कितने रुपए में, 299 रुपए में। कहाँ से आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हो, तो ये कोर्स भी आपको 2999 रुपए में एग्जाम गुरुजी ऐप पर मिल जाएगा। तो आपने अगर अभी तक एग्जाम गुरुजी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप एग्जाम गुरुजी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। 299 रुपए में आप लोगों के लिए हमारा कोर्स अवेलेबल है। मुझे उम्मीद है आप इस क्लास में अपनी संख्या डेली बढ़ाओगे। क्लास में नेट की प्रॉब्लम भी अब लगभग समाप्त हो गई, कल से बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। कल से आपकी क्लास किसी भी प्रकार की कोई नहीं रुकेगी। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल का टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ कि कल का जो हमारा टॉपिक होगा, हम विश्व के भूगोल के टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम ब्रह्मांड के बाद सौरमंडल, पृथ्वी, अक्षांश, देशांतर और भूगर्भिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।